एलन रीव मस्क, जिनका जन्म 28 जून 1971 को हुआ था, व्यापार और निवेश की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। वह विभिन्न कंपनियों में कई भूमिकाएं निभा रहे हैं, जो उनके विविध रुचियों और उपक्रमों को दर्शाती हैं। मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक, अध्यक्ष, सीईओ और सीटीओ हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण पर केंद्रित कंपनी है। इसके अलावा वे टेस्ला इंक के एंजल निवेशक, उत्पाद वास्तुकार और पूर्व अध्यक्ष भी हैं, जो एक अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है। मस्क एक्स कॉर्प के मालिक, कार्यकारी अध्यक्ष और सीटीओ के रूप में भी कार्यरत हैं, और उन्होंने बोरिंग कंपनी और XAI की स्थापना भी की है। उन्होंने न्यूरालिंक और ओपन एआई की सह स्थापना की, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त मस्क फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जो एक परोपकारी संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। अपने विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से मस्क ने अपार संपत्ति अर्जित की है और वे लगातार विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल रहे हैं। अप्रैल 2024 तक फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति 193 बिलियन आंकी थी। एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था। उनका वंश विविध है, जिसमें ब्रिटिश और पेंसिल्वेनिया डच विरासत शामिल है। उनकी मां मस्क, पूर्व नाम माय हेल्डेमन, जो सास्केचेवान, कनाडा की मूल निवासी थी, दक्षिण अफ्रीका में पली बढ़ी और मॉडल तथा डाइटिशियन के रूप में करियर बनाया। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, नाविक, सलाहकार, पन्ना व्यापारी और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। उल्लेखनीय है कि एरोल टिम्बावती प्राइवेट नेचर रिजर्व में स्थित एक किराए के लॉज के मालिक भी थे। एलन के 2 भाई बहन हैं, एक छोटा भाई किम्बल और एक छोटी बहन टॉस्का। एलन मस्क के नाना जोशुआ एन हेल्डेमन एक साहसी व्यक्ति थे और अमेरिका में जन्मे कनाडाई थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ सिंगल इंजन बेलांका विमान में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक यात्राएं की और इस दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। 1980 में उनके माता पिता के तलाक के बाद एलन ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि बाद में उन्होंने इस निर्णय पर पछतावा व्यक्त किया और अपने पिता से दूरी बना ली। एक घटना में एलन को कुछ लड़कों के साथ विवाद के बाद बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यह घटना तब हुई जब एलन ने उन लड़कों में से एक के पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। एलन के 4 सौतेले भाई बहन भी हैं, जिससे उनके पारिवारिक जीवन में और भी जटिलता आ गई। एलन मस्क ने बचपन से ही पढ़ने के प्रति गहरी रुचि दिखाई, जिसे वे अपनी सफलता का एक प्रमुख कारण मानते हैं। उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फाउंडेशन बुश श्रृंखला और द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी जैसी पुस्तकों से प्रेरणा प्राप्त की। केवल 10 वर्ष की उम्र में एलन ने कंप्यूटर और वीडियो गेम्स में रुचि लेनी शुरू की। उन्होंने स्वयं शिक्षण द्वारा VIC-20 यूजर मैनुअल से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। यह प्रारंभिक अनुभव उनकी तकनीकी रुचि को प्रज्वलित करने वाला बना और उनके भविष्य की नींव रखी। 12 साल की उम्र तक एलन की उद्यमशीलता की भावना प्रकट होने लगी थी। उन्होंने ब्लास्टार नामक एक बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित गेम बनाया और उसे PC और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका को लगभग $500 में बेच दिया। इस उपलब्धि ने उनकी प्रोग्रामिंग क्षमता और नवाचार की झलक दिखा दी। एलन मस्क की स्कूली शिक्षा वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल से शुरू हुई, फिर ब्रायनस्टन हाई स्कूल और अंततः प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में समाप्त हुई, जहां से उन्होंने स्नातक किया। हालांकि वे मेहनती छात्र थे, लेकिन उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां औसत मानी गई। गणित में B ग्रेड मिला। बेहतर अवसरों की खोज में मस्क ने अमेरिका प्रवास की योजना बनाई और अपनी कनाडाई मां के माध्यम से कनाडाई पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। इसके प्रोसेस के दौरान उन्होंने प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में 5 महीने तक पढ़ाई की। जून 1989 में मस्क कनाडा पहुंचे और सास्केचेवान में अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया। उन्होंने खेतों और लकड़ी के कारखानों में काम कर अपने खर्च चलाए। 1990 में किंगस्टन, ओंटारियो के क्वीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2 वर्षों बाद मस्क ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर लिया, जहां उन्होंने भौतिकी में बैचलर ऑफ आर्ट्स और व्हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। हालांकि मस्क ने कहा कि उन्होंने ये डिग्रियां 1995 में प्राप्त की, लेकिन विश्वविद्यालय ने उन्हें 1997 में आधिकारिक रूप से प्रदान किया। कॉलेज के दौरान अपने खर्च चलाने के लिए मस्क ने बड़े पैमाने पर टिकटेड हाउस पार्टीज का आयोजन किया और एक इलेक्ट्रॉनिक बुक स्कैनिंग सेवा के लिए बिजनेस प्लान भी तैयार किया।
1994 मस्क ने सिलिकॉन वैली में इंटर्नशिप कर कीमती अनुभव हासिल किया। उन्होंने पिनाकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऊर्जा भंडारण पर और रॉकेट साइंस गेम्स में स्टार्टअप अनुभव लिया। 1995 उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मटेरियल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश मिला, लेकिन केवल 2 दिन बाद उन्होंने इंटरनेट इंडस्ट्री में संभावनाओं को देखते हुए छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने नेटस्केप में नौकरी के लिए आवेदन भी किया, जिसने तकनीकी दुनिया में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया। हालांकि 2008 तक आंतरिक संघर्षों और व्यापक वित्तीय संकट के कारण एबरहार्ड ने टेस्ला छोड़ दी। इसके बाद एलन मस्क ने नेतृत्व संभाला और सीईओ और उत्पाद वास्तुकार, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई। 2009 में एक मुकदमे के निपटारे के बाद मस्क को आधिकारिक रूप से टेस्ला का सह संस्थापक घोषित किया गया, टारपेनिंग और 2 अन्य लोगों के साथ। मस्क के मार्गदर्शन में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि और नवाचार का अनुभव किया। 2019 तक मस्क दुनिया के किसी भी ऑटोमोटिव निर्माता के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ बन चुके थे, जो कंपनी में उनकी स्थायी प्रभावशीलता और नेतृत्व का प्रमाण है। 2021 में मस्क ने अपने शीर्षक में एक मजेदार बदलाव किया और औपचारिक रूप से टेक्नोकिंग का खिताब अपनाया, जबकि सीईओ की भूमिका बरकरार रखी, जो टेस्ला में उनके गतिशील और असामान्य नेतृत्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2008 में टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर की डिलीवरी के साथ ऑटोमोटिव उद्योग में हलचल मचा दी। लिथियम आयन बैटरी कोशिकाओं के उपयोग की शुरुआत करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसकी लगभग 2500 यूनिट्स बिकी। 2012 में टेस्ला ने अपनी प्रमुख 4 दरवाजे वाली सेडान मॉडल एस पेश की। उसके बाद 2015 में मॉडल एक्स क्रॉसओवर लॉन्च किया गया। जन सामान्य के लिए बनाई गई मॉडल 3 सेडान ने 2017 में शुरुआत की और जल्दी ही दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली प्लग इन इलेक्ट्रिक कार बन गई, जिसने जून 2021 में 1 मिलियन यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया। मॉडल या क्रॉसओवर 2020 में टेस्ला की लाइनअप में शामिल हुआ और 1990 में भविष्यवादी साइबर ट्रक, एक ऑल इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक का अनावरण किया गया। एलन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने वाहन निर्माण से आगे अपने संचालन का विस्तार किया और लिथियम आयन बैटरी व इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए कई गीगा फैक्ट्रियां स्थापित की। 2010 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के बाद टेस्ला का शेयर मूल्य काफी बढ़ा और 2020 की गर्मियों तक यह सबसे मूल्यवान कार निर्माता बन गया। अक्टूबर 2021 में टेस्ला का बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया, जो अमेरिका के इतिहास में केवल कुछ कंपनियों ने हासिल किया है। नवंबर 2021 में मस्क ने ट्विटर पर यह प्रस्ताव देकर विवाद खड़ा कर दिया कि वह अपने टेस्ला स्टॉक का 10% हिस्सा बेचेंगे, जिसमें उन्होंने अवास्तविक लाभ और कर बचाव की चिंताओं का हवा दिया। ट्विटर उपयोगकर्ताओं के भारी समर्थन के बाद मस्क ने 1 सप्ताह के भीतर अरबों डॉलर का स्टॉक बेच डाला और वर्ष के अंत तक अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। हालांकि फरवरी 2022 में एलन और किम्बल मस्क दोनों पर स्टॉक बिक्री से संबंधित संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर एसईसी द्वारा जांच शुरू की गई। 2022 में टेस्ला ने वाहनों से परे अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया और एक रोबोट ऑप्टिमस का अनावरण किया, जिसे कंपनी ने विकसित किया था। मस्क की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी स्पष्ट हुई, जहां उन्होंने भारत में निवेश की रुचि व्यक्त की। टेस्ला की पूरी यात्रा के दौरान एलन मस्क सबसे आगे रहे हैं, नवाचार को प्रेरित करते हुए और अपने साहसी दृष्टिकोण और उद्यमिता भावना से ऑटोमोबाइल उद्योग को नया आकार दे रहे हैं। 2006 में एलन मस्क ने सोलर सिटी की स्थापना के लिए शुरुआती अवधारणा और वित्तीय सहायता प्रदान की, जो उनके चचेरे भाइयों लिंडन और पीटर राइव द्वारा स्थापित की गई थी। 2013 तक सोलर सिटी अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदाता बन चुका था, जो इसकी तेज वृद्धि और सफलता को दर्शाता है। 2014 में मस्क ने न्यूयॉर्क के बफेलो में सोलर सिटी के लिए एक उन्नत उत्पादन संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य देश के सबसे बड़े सौर संयंत्र का आकार 3 गुना करना था। इस फैक्ट्री का निर्माण 2014 में शुरू हुआ और 2017 में पूरा हुआ, जो शुरू में पैनासोनिक के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित हुई, जब तक कि 2020 की शुरुआत में यह समाप्त नहीं हुई। नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत टेस्ला ने 2016 में सोलर सिटी को 2 अरब से अधिक में अधिग्रहित किया और इसे अपनी बैटरी इकाई के साथ विलय कर टेस्ला एनर्जी का निर्माण किया।
हालांकि इस सौदे की घोषणा से टेस्ला के स्टॉक की कीमत में 10% से अधिक की गिरावट आई, सोलर सिटी की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताओं के कारण। इस अधिग्रहण से विवाद पैदा हुआ, जिसमें कई शेयरधारकों ने मस्क और टेस्ला निदेशकों पर मुकदमा दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि सोलर सिटी की खरीद मस्क के लाभ के लिए की गई और यह टेस्ला व उसके शेयरधारकों के हितों के खिलाफ थी। जनवरी 2020 में टेस्ला निदेशकों ने इस मुकदमे का निपटारा कर लिया, जिससे मस्क एकमात्र शेष प्रतिवादी रह गए। 2 साल बाद अदालत ने मस्क के पक्ष में फैसला सुनाया और सोलर सिटी अधिग्रहण से संबंधित कानूनी विवाद समाप्त हो गया। चुनौतियों और विवादों के बावजूद सोलर सिटी का टेस्ला एनर्जी में विलय मस्क की नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने और सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण में योगदान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक की सह स्थापना की, जो एक न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, जिसमें उन्होंने $100 मिलियन का बड़ा निवेश किया। न्यूरालिंक का मुख्य उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बीच की खाई को पाटना है और ऐसे डिवाइस विकसित करना है जो मस्तिष्क और मशीनों के बीच सीधा संवाद संभव बनाए। यह तकनीक स्मृति को बेहतर बनाने, सॉफ्टवेयर के साथ संचार को सक्षम करने, रीढ़ की हड्डी की चोटों जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज की क्षमता रखती है। 2019 में मस्क ने एक ऐसे उपकरण के विकास की घोषणा की जो सिलाई मशीन जैसा है और मस्तिष्क में सूक्ष्म तारों को प्रत्यारोपित कर सकता है। अक्टूबर 2019 में उन्होंने न्यूरालिंक के अनुसंधान पर आधारित एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसने अनुसंधान टीम के भीतर कुछ विवाद भी पैदा किए। 2020 में एक लाइव डेमो के दौरान मस्क ने न्यूरालिंक डिवाइस का प्रारंभिक संस्करण प्रदर्शित किया, जिसे उन्होंने आपकी खोपड़ी में फिटबिट जैसा बताया और इसे लकवा, बहरापन, अंधापन जैसे रोगों के इलाज में सहायक बताया। हालांकि इन दावों की न्यूरोसाइंटिस्ट्स और प्रकाशनों ने आलोचना की और इन्हें बेहद काल्पनिक और न्यूरोसाइंस थिएटर करार दिया। न्यूरालिंक ने मकाक बंदरों पर पशु परीक्षण किया है, जिसमें एक प्रदर्शन में एक बंदर को वीडियो गेम पोंग न्यूरालिंक इम्प्लांट के जरिए खेलते हुए दिखाया गया। इन परीक्षणों पर पशु क्रूरता के आरोप लगे और कई असफल प्रयोगों और अनावश्यक पशु मृत्यु के दावों के चलते 2022 में एक संघीय जांच शुरू हुई। चुनौतियों के बावजूद न्यूरालिंक ने 2022 में मानव परीक्षण शुरू करने की योजना की घोषणा की। सितंबर 2023 में कंपनी को मानव परीक्षण आरंभ करने की स्वीकृति मिली और एक 6 साल के अध्ययन की शुरुआत हुई, जिससे ब्रेन मशीन इंटरफेस की संभावनाओं को और गहराई से परखा जाएगा। 2017 में एलन मस्क ने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शहरों के नीचे सुरंगें बनाकर शहरी परिवहन में क्रांति लाना था। मस्क ने ऐसे विशेष उच्च क्षमता वाहनों की योजना पेश की जो एक 150 मील प्रति घंटे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं, जिससे सतही ट्रैफिक की भीड़ से राहत मिल सके। प्रारंभिक बातचीत के बाद स्पेसएक्स कार्यालयों में एक टेस्ट ट्रेंच बनाना शुरू हुआ, जिसकी लंबाई 50 फीट, चौड़ाई 30 फीट और गहराई 15 फीट थी और इसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ी। 2018 में लॉस एंजेलिस में कम से कम 2 मील लंबी सुरंग का उद्घाटन हुआ, जिसमें टेस्ला मॉडल एक्स का उपयोग किया गया। हालांकि इस यात्रा अनुभव को असमतल और झटका भरा बताया गया। 2018 में शिकागो और वेस्ट लॉस एंजेलिस की सुरंग परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया, लेकिन बोरिंग कंपनी ने 2021 की शुरुआत में लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के नीचे एक सुरंग पूरी कर ली। स्थानीय अधिकारियों ने सुरंग प्रणाली के विस्तार को मंजूरी दी, जो इस नवाचारी परिवहन समाधान में विश्वास को दर्शाता है। 2021 में फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में सुरंग निर्माण को मंजूरी मिली, जिससे बोरिंग कंपनी का भूमिगत परिवहन नेटवर्क विस्तार की दिशा में आगे बढ़ता रहा। एलन मस्क की कुशल और सतत शहरी गतिशीलता की दृष्टि के साथ बोरिंग कंपनी परिवहन अवसंरचना में नवाचार के अग्रभाग में बनी हुई है। एलन मस्क की ट्विटर में रुचि 2017 में शुरू हुई, जब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर चिंता जताई। उनकी पूर्व पत्नी ने भी उन्हें ट्विटर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो वोकिज्म का मुकाबला कर सकें। जनवरी 2022 में मस्क ने ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू किए और जल्द ही 9.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। ट्विटर अधिग्रहण की उनकी पेशकश से बाजार में हलचल मच गई और विवाद भी खड़े हुए। प्रारंभ में उन्होंने बोर्ड में बैठने की शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही अप्रैल 2022 में ट्विटर के सभी स्टॉक्स को $43 अरब में खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस कदम का ट्विटर बोर्ड ने विरोध किया और पॉइजन पिल शेयरधारक योजना शुरू कर दी।
काफी नाटकीय घटनाओं के बाद मस्क ने अक्टूबर 2022 में अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उन्होंने सीईओ पराग अग्रवाल सहित शीर्ष अधिकारियों को तुरंत हटा दिया और स्वयं सीईओ बन गए। उन्होंने ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया और कर्मचारियों की छंटनी शुरू की। मस्क के नेतृत्व में ट्विटर में बड़ी नीतिगत बदलाव हुए, जिनमें कंटेंट मॉडरेशन में ढील और कुछ निलंबित खातों की बहाली शामिल थी। हालांकि इससे मंच पर घृणा भाषण और चरमपंथ बढ़ने के आरोप भी लगे। 2022 के अंत में मस्क ने ट्विटर पोल के बाद सीईओ पद छोड़ने का वादा किया और 2023 में कार्यकारी अध्यक्ष और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की भूमिका संभाली। चल रही कानूनी चुनौतियों और मंच हेरफेर के आरोपों के बीच ट्विटर में मस्क की भूमिका लगातार जांच के केंद्र में बनी हुई है। एलन मस्क की प्रबंधन शैली को अक्सर सूक्ष्म प्रबंधन यानी माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में वर्णित किया जाता है और मस्क खुद इसे नैनो मैनेजमेंट कहते हैं। उन्हें एक पूर्णतावादी तांत्रिक एब्सोल्यूटिस्ट माना जाता है, जो बिना औपचारिक व्यापार योजना के काम करते हैं और जोखिम भरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को सलाहकारों की चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ाते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन की उनकी रणनीति कुछ मामलों में सफल रही, जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट्स, लेकिन टेस्ला के सॉफ्टवेयर में उपयोगिता समस्याएं भी पैदा हुई। मस्क कर्मचारियों से सीधे ईमेल के माध्यम से संवाद करते हैं, जिसमें वे सकारात्मक प्रतिक्रिया को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन क्रोधित होकर गाली देने या कर्मचारियों को अचानक निकालने के लिए भी जाने जाते हैं। वे लंबे समय तक काम करने की उम्मीद करते हैं और कर्मचारियों से कड़े गैर प्रकटीकरण समझौते NDAs पर हस्ताक्षर करवाते हैं। जहां कुछ लोग मस्क की इस नेतृत्व शैली को उनकी कंपनियों की सफलता का श्रेय देते हैं, वहीं अन्य इसे अमानवीय और निर्दयी बताते हैं। कर्मचारियों को डांटने और इंजीनियरों की सलाह के बावजूद वाहनों को सेल्फ ड्राइविंग कहने जैसे फैसलों ने उनकी नेतृत्व शैली को लेकर कई बार विवाद खड़े किए हैं। एलन मस्क की तेज गति वाली परिवहन की कल्पना ने अगस्त 2013 में हाइपरलूप की अवधारणा के साथ एक क्रांतिकारी मोड़ लिया। वैका ट्रेन और वैक्यूम ट्यूब तकनीक के तत्वों को मिलाते हुए मस्क ने ऐसी प्रणाली की कल्पना की जो यात्रियों को कम दबाव वाली ट्यूबों के माध्यम से अद्वितीय गति से ले जा सके। हाइपरलूप अवधारणा, जिसे टेस्ला और स्पेसएक्स द्वारा प्रकाशित एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया था, ने ग्रेटर लॉस एंजलिस क्षेत्र को सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र से पारंपरिक परिवहन तरीके की तुलना में बहुत कम लागत में जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और मस्क ने हाइपरलूप पॉड्स के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें छात्रों और उत्साही लोगों ने नवीन प्रोटोटाइप विकसित करने में हिस्सा लिया। 2017 में स्पेसएक्स ने हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता की मेजबानी की। टीमों ने 1 मील लंबी ट्रैक पर अपने डिजाइन प्रदर्शित किए। साथ ही मस्क ने एक सुरंग परियोजना की योजना की घोषणा की, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य हॉथॉर्न म्युनिसिपल एयरपोर्ट से जुड़ना था। न्यूयॉर्क सिटी से वॉशिंगटन डीसी तक फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर में स्टॉप के साथ हाइपरलूप मार्ग के लिए मौखिक सरकारी स्वीकृति मिलने के बावजूद इस परियोजना में प्रगति चुनौतियों का सामना कर रही थी। हॉथॉर्न के लिए सुरंग परियोजना को 2022 में बंद कर दिया गया, जो प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत था। जीवनी लेखक एशली वांस ने मस्क के हाइपरलूप को पारंपरिक उच्च गति ट्रेन प्रस्तावों को चुनौती देने के उद्देश्य को विशेष रूप से रेखांकित किया और कहा कि वे ज्यादा नवाचारी परिवहन समाधान के पक्षधर हैं। यद्यपि हाइपरलूप अवधारणा अभी भी रचनात्मकता और बहस को प्रेरित करती है, इसका वास्तविक रूप अभी विकासशील है, जो मस्क के उद्योग और तकनीक में बाधा डालने वाले दृष्टिकोण का प्रतीक है। एलन मस्क के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में प्रयास उनके तकनीकी भविष्य को आकार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दिसंबर 2015 में उन्होंने ओपन AI की सह स्थापना की, जो मानवता के लिए सुरक्षित और लाभदायक AI विकसित करने वाले एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है। प्रारंभिक घोषणा में $1 अरब की प्रतिबद्धता का उल्लेख था, लेकिन मस्क के योगदान की वास्तविक राशि अभी विवाद का विषय बनी हुई है। ओपन AI ने तब से मशीन लर्निंग में उल्लेखनीय प्रगति की है और GPT-3 और DLLE जैसे शक्तिशाली न्यूरल नेटवर्क विकसित किए हैं। ये उपलब्धियां मस्क की AI को लोकतांत्रिक बनाने और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने की दृष्टि का प्रमाण है। 2023 में मस्क ने xAI लॉन्च किया, एक AI कंपनी जो जनरेटिव AI प्रोग्राम विकसित करने पर केंद्रित है। इसे ChatGPT जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्मों की प्रतिस्पर्धा में लाने की योजना है और इसने गूगल और OpenAI जैसे तकनीकी बड़े नामों से प्रतिभा को भी शामिल किया है।
स्पेसएक्स और टेस्ला के निवेश से समर्थित XAI का उद्देश्य AI क्षेत्र में एक नया क्रांतिकारी अध्याय जोड़ना है, जो मस्क की नवाचार और उद्यमिता की खोज को आगे बढ़ाता है। 2001 में स्थापित मस्क फाउंडेशन एलन मस्क की परोपकारिता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके मिशन में कई आयाम हैं: आपदा राहत प्रयास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना, अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन, बाल चिकित्सा सहायता और विज्ञान व इंजीनियरिंग में शिक्षा। मस्क फाउंडेशन ने साइंस रिसर्च, शिक्षा, गैर लाभकारी संस्थाओं और चैरिटेबल संगठनों को बड़ी मात्रा में योगदान दिया है। इसकी उल्लेखनीय प्राप्तियां विकिमीडिया फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और मस्क के भाई किम्बल मस्क द्वारा संचालित पहलों को शामिल करती हैं। प्रत्यक्ष दान के अलावा एलन मस्क ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा परोपकार कार्यों के लिए देने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने $100 मिलियन का कार्बन कैप्चर तकनीक पुरस्कार एक्स प्राइज फाउंडेशन को प्रदान किया, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुछ आलोचना ने मस्क के दान को उनकी कुल संपत्ति की तुलना में कम बताया है, लेकिन मस्क फाउंडेशन पारदर्शिता और प्रभाव पर केंद्रित बना हुआ है। यह संगठन ऐसी पहलों का समर्थन करता है जो मस्क की तकनीकी उन्नति और एक बेहतर भविष्य की दृष्टि से मेल खाती हैं। एलन मस्क के उद्यमी प्रयासों ने उन्हें अपार धन बल दिया है। 2002 में जब पेपैल ईबे को 1 अरब 50 करोड़ में बेचा गया, तब उन्हें 175,08,000 मिलियन का हिस्सेदारी प्राप्त हुई, जिसने उनकी शुरुआत की। 2012 में उनकी कुल संपत्ति 2 अरब आंकी गई थी और तब से यह लगातार बढ़ती रही है। समृद्ध होने पर मस्क ने निजी विमान जैसे विलासिता के साधनों का आनंद लिया। 2003 में उन्होंने अपनी पसंदीदा विमान L-39 अल्बाट्रोस का उल्लेख किया। वे फॉल्कन लैंडिंग LLC, जो स्पेसएक्स से जुड़ी कंपनी है, के निजी जेट का उपयोग करते हैं और अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बेड़े में एक दूसरा जेट जोड़ा। हालांकि मस्क की निजी जेट यात्रा ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आलोचना भी खींची है। रिपोर्टों के अनुसार उनके जेट ने केवल 2018 में ही 1,50,000 से अधिक मील उड़ान भरी, जिससे उनके यात्रा व्यवहार के कार्बन उत्सर्जन पर चिंता हुई। मस्क की उड़ानों को सोशल मीडिया जैसे ईलॉन जेट द्वारा देखा जा रहा है। दिसंबर 2022 में ट्विटर पर इसका खाता अवरुद्ध हो गया और मस्क ने इसकी वजह परिवार की सुरक्षा और गोपनीयता को बताया, यह कहते हुए कि उनके बेटे को उड़ान स्थल के संबंध में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मस्क की संपत्ति और निजी जेट उपयोग उनकी असाधारण सफलता और जीवन शैली का प्रतीक है, लेकिन यह उन्हें स्थिरता और जिम्मेदार व्यवहार की चुनौतियों से भी अवगत कराता है। आधुनिक दुनिया में व्यक्तिगत विलासिता और पर्यावरणीय चेतना के बीच संतुलन की जटिलताओं को उजागर करता है। एलन मस्क का निजी जीवन पेशेवर सफलता, अनूठे शौकों और विवादास्पद आदतों का मेल है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलू हैं। नागरिकता व निवास। 2002 में मस्क मास नागरिकता धारक बने, जो उनकी अमेरिकी व्यापारिक भागीदारी को दर्शाता है। शुरुआत में कैलिफोर्निया में रहने वाले मस्क, जहां उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स की स्थापना की, 2020 के अंत में टेक्सास स्थानांतरित हो गए। उन्हें कैलिफोर्निया की आर्थिक परिस्थितियों की चिंता थी। 2021 में सैटरडे नाइट लाइव में उपस्थित होने पर मस्क ने उल्लेख किया कि वे एस्पर्गर सिंड्रोम से संबंधित हैं, हालांकि उनका औपचारिक निदान नहीं हुआ है। कौशल खेल और गेमिंग। मस्क ने मार्को जुजित्सु प्रशिक्षण लिया था, यह कहते हुए कि वे मार्क जकरबर्ग के साथ प्रस्तावित लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे मनोरंजन के लिए क्वेक, डियाब्लो 4, एल्डन रिंग और पॉलिटोपिया जैसे वीडियो गेम खेलते हैं। केटामाइन उपयोग। डिप्रेशन प्रबंधन के लिए मस्क ने कभी-कभी केटामाइन का उपयोग करने का सार्वजनिक जिक्र किया। वे वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मनोरंजक रूप से केटामाइन और अन्य दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे विवाद हुआ। मस्क का निजी जीवन उनके प्रतिष्ठित उद्यमों के पीछे की जटिल और बहुआयामी व्यक्ति को बेहतर दिखाता है, जिसमें कौशल खेल, गेमिंग, मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन की प्रथाएं और सार्वजनिक जांच पड़ताल शामिल हैं। एलन मस्क के निजी जीवन के महत्वपूर्ण संबंधों और उनके कई बच्चों के जन्म का सार नीचे है। जस्टिन विल्सन, पूर्व मस्क। मस्क ने 2000 कनाडाई लेखिका जस्टिन विल्सन से शादी की। 2002 में उनके पहले बच्चे का अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम SIDS के कारण निधन हो गया था। IVF के माध्यम से 2004 में जुड़वाओं और 2006 में 3 जुड़वा बच्चे हुए।
8 में उनका तलाक हुआ, लेकिन बच्चों की संयुक्त कस्टडी बनी रही। पहली जुड़वां बेटी ने 2022 में ट्रांस महिला बनने की घोषणा की और नाम बदल लिया, तलुला राइली। मस्क ने 2008 में अंग्रेज अभिनेत्री तलुला राइली से संबंध शुरू किया। वे 2010 में शादी, 2012 में तलाक, 2013 में पुनः शादी और 2016 में अंतिम रूप से अलग हुए। एम्बर हर्ड 2017 में मस्क का अभिनेत्री एम्बर हर्ड के साथ संक्षिप्त रूप से संबंध था। ग्राइम्स क्लेयर बुशर 2018 में मस्क ने कनाडाई संगीतकार ग्राइम्स से संबंध शुरू किया। मई 2020 में उनका पहला बेटा जन्मा। दिसंबर 2021 में उन्होंने एक बेटी को सॉर्वेज के माध्यम से जन्म दिया। सितंबर 2021 में उन्होंने अपना संबंध सावधानी पूर्वक अलगाव में बदलने की घोषणा की और दिसंबर 2021 में मस्क ने अपनी एकल स्थिति की पुष्टि की। मार्च 2022 में ग्राइम्स ने मस्क को अपना बॉयफ्रेंड बताया, लेकिन बाद में फिर अलग हो गए। सितंबर 2023 में तीसरे बच्चे, एक बेटे की सूचना आई, शिवोन जिलिस। नवंबर 2021 में मस्क के न्यूरालिंक के संचालन निदेशक शिवोन जिलिस के साथ जुड़वां बच्चे हुए, जो ग्राइम्स के साथ उनके दूसरे बच्चे के जन्म से कुछ सप्ताह पहले हुआ। निकोल शनाहन 2021 में मस्क एलिजिडली निकोल शनाहन, गूगल सह संस्थापक सर्गे ब्रिन की पत्नी, के साथ संबंध में थे, जिससे उसका ब्रिन से तलाक हुआ। नताशा बैसेट मस्क का ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री नताशा बेसेट के साथ अवसरिक रिलेशन बताया गया। मस्क का निजी जीवन जटिल और कभी-कभी अशांत रहा है। कई रिश्तों, बच्चों और सार्वजनिक घटनाओं से रोशन होकर उन्होंने अपनी निजी दुनिया का गठन किया है। एलन मस्क एक दूरदर्शी उद्यमी और नवप्रवर्तनकारी हैं, जिन्होंने तकनीक और मानव क्षमता की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के पीछे उनकी प्रेरक शक्ति ने उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों, पुनः प्रयोगी रॉकेट और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस में क्रांति लाने वाला बताया है। उनके इन उपक्रमों से परे मस्क ने एक नई पीढ़ी के उद्यमियों को बड़ा सोचने, जोखिम लेने और दुनिया की गंभीर चुनौतियों से उबरने के लिए प्रेरित किया है, जिससे वे व्यापार की प्रौद्योगिकी और उससे आगे के क्षेत्रों में एक परिवर्तनकारी व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं।